नमस्कार। लाउड इंडिया टीवी में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं द संतोष भारतीय शो। जो दुर्घटना उत्तराखंड में हुई, आप सब उससे परिचित हैं। आपने देखा होगा कितना भयानक सैलाब आया, तूफान आया, नदियों और ग्लेशियर टूट के गिर पड़े, एवलांच बन गया और उसने आकर के बहुत सारे लोगों की जिंदगी ले ली और 2 पावर प्रोजेक्ट तबाह कर दिए। लोग कीचड़ के नीचे जो टनल्स हैं उनमें दबे हुए हैं। कौन निकल पाएगा, कौन नहीं, पता नहीं। और अभी तक ये भी संख्या नहीं कि कुल कितने लोग दबे हुए हैं। शायद 2, 4, 5 दिन के बाद ही स्थिति साफ होगी। कितने गांव बहे, कितना नुकसान हुआ, इसका तो भी कोई आकलन हो ही नहीं पाया है। जो लोग इस दुर्घटना के शिकार हुए, प्राकृतिक आपदा का, उन्हें मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। और चूंकि वो उन लोगों की लापरवाही का शिकार हुए जिन लोगों ने इस प्रकार के फैसले ली जो फैसले किसी सरकार को नहीं लेने चाहिए। अब मैं आपको कहानी सुनाता हूं, ये कैसे हुआ। ये बात है, चंडी प्रसाद भट्ट ने चिपको आंदोलन शुरू किया था उत्तराखंड में, ठीक उसी जगह पर जहां से ये ग्लेशियर नीचे आया है। और चिपको आंदोलन में वो क्या करते थे कि पेड़ों से लिपट जाते थे, क्योंकि उस समय की सरकार, उस समय की व्यवस्था पेड़ों का अवैध कटान का धंधा करती थी और उससे पैसे कमाती थी। चंडी प्रसाद भट्ट ने सिर्फ पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों को अपने आलिंगन में नहीं लिया था। उनका ये कहना था कि इन पेड़ों को काटना अगर आपको है तो आप पहले मेरे शरीर को काटो। और उनके इस आंदोलन में सैकड़ों नौजवान शरीक हो गए थे, हजारों नौजवान, और पहाड़ों में पूरा आंदोलन फैल गया था। चंडी प्रसाद जी सिर्फ तस्करी नहीं रोकना चाहते थे, पेड़ों की अवैध कटाई नहीं रोकना चाहते थे। चंडी प्रसाद भट्ट जी का ये कहना है कि यह कहना था उस समय, उनका ये कहना था कि इन पेड़ों के कटने से पर्यावरण को नुकसान होगा, इकोलॉजी बर्बाद हो जाएगी पहाड़ की, और पहाड़ जिस जगह खड़े हैं उनको ये पेड़ सहारा दे रहे हैं। और अगर ये पेड़ कट जाएंगे तो पहाड़ गिर करके नदियों में आ जाएंगे, या जो ग्लेशियर है, जो 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 बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी, जिस तरीके से पर्यावरण या जो जिसको ग्लोबल वार्मिंग है उसका जो असर पड़ेगा यहाँ पर, उसे ग्लेशियर टूट के गिरेंगी और एक भयानक स्थिति खड़ी हो जाएगी। ये चंडी प्रसाद भट्ट ने सालों पहले 80 के दशक में कहा। उनके साथ बाद में इस आंदोलन में श्री बहुगुणा जी जुड़ गए, सुंदरलाल बहुगुणा। और सुंदरलाल बहुगुणा जी ने इस आंदोलन को पूरा व्यापक बना दिया। पूरा पहाड़ इस आंदोलन के साए के तले आ गया। जनता की आवाज हुई कि इन पेड़ों को न कटने दिया जाए। आप जानते हैं क्या हुआ? उस बात को सरकार ने नहीं माना और उन कटाइयों को निर्बाध रूप से चलने दिया, और उसके साथ उसने पहाड़ से खदान, अवैध खनन जिसको कहते हैं, उसको बढ़ावा दिया। पहाड़ खोखले हुए, जिसका नतीजा आज देखने को मिला। हालांकि इसी चीज को वैज्ञानिकों ने 2 साल और 3 साल पहले कहा था कि कभी भी उत्तराखंड में इस प्रकार का दैवीय प्रकोप आ सकता है, लेकिन ये दैवीय प्रकोप नहीं होगा, ये मानव जनित प्रकोप होगा। मानव की प्रकृति के साथ की हुई ज्यादती, प्रकृति का अपमान करने की कोशिश, उसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम आएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको एक जानकारी और देता हूं। टेहरी डैम बना है। टेहरी डैम बनने से पहले जाने कितनी लड़ाइयां लोगों ने लड़ी, पर्यावरणविदों ने लड़ी। उन्होंने ये चेतावनी दी कि यहाँ की जमीन उतनी पथरीली नहीं है और ये दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप संभावित क्षेत्रों में ये जगह है, कि कभी भी
भूकंप आ सकता है और टहरी बांध टूट सकता है, और टहरी बांध अगर टूटेगा तो गाजियाबाद 6 इंच गहरे पानी में डूब जाएगा। यानी टिहरी से लेकर के और गाजियाबाद तक, टहरी बांध से लेकर गाजियाबाद तक कुछ भी नहीं बचेगा। ऋषिकेश, हरिद्वार सब बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। नहीं माना, उन्होंने नहीं माना। जिनके ऊपर विकास का भूत सवार था, उन्हें मानवता की कोई चिंता नहीं। जैसे उत्तराखंड में नहीं थी पर्यावरण की, मानवता की, वैसे ही उन्हें टिहरी बांध में भी कोई चिंता नहीं। टिहरी बांध अभी टूटते टूटते बचा है। ये जो पानी ऊपर से आया है, जिससे टिहरी बांध के टूटने का खतरा पैदा हो गया था, फिलहाल तो वो खतरा कम हो गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि सावधान रहने की जरूरत है। गंगा के किनारे लोगों को हरिद्वार से आगे, क्योंकि उनके यहाँ जो बाढ़ आएगी उसमें सुन तो ये रहे हैं कि प्रशासन ने चेतावनी दी है, लोग सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, पर पानी कई फीट, 240 फीट तक ऊपर जा सकता है। और अगर अभी भी नहीं संभले तो ये बांध, अगर हल्का सा भी भूकंप आया, जितना हम बाकी जगहों पे देखते हैं 3 या 4 या 5 की तीव्रता से, वो भूकंप इस बांध को खतरे में डाल सकता है, जिससे पूरी मानवता, हजारों लोग, लाखों लोगों के प्राण खतरे में पड़ जाएंगे। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि इस चीज को पर्यावरणविदों ने शुरू में ही चेतावनी दी थी, तो न वहां बात मानी, न आपने यहां मानी। लेकिन इसके बावजूद ये योजनाएं पूरी हुई, इसी तरीके की और योजनाएं बनी, और नतीजा ये हुआ कि जो ग्लेशियर टूटा जोशीमठ के पास, और वहां से जो नीचे आया, उसने जो तबाही मचाई वो आपके सामने है। और पता नहीं है, लेकिन लोगों का अंदाज है कि 300 से लेकर 500 के बीच में लोगों की शायद मौत हुई है। इसमें कितने लोग दबे होंगे कुछ पता नहीं। श्रद्धांजलि देने का वक्त है, लेकिन उनके चेहरे भी याद करने की जरूरत है, जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए इस तरह के प्रोजेक्ट को डिजाइन किया, इस तरह के प्रोजेक्ट को पास किया, चाहे वो सरकार के मंत्री हों, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हों, सबने मिलकर के एक अजीब स्थिति पैदा कर दी। मानवता उनके लिए कुछ नहीं है, लोगों की जिंदगी उनके लिए कुछ नहीं है, लोगों के गांव, घर, जमीन, खेत, खलिहान, जंगल कुछ नहीं है। उनके लिए सिर्फ मुनाफा ही मुनाफा एकमात्र लक्ष्य है, जिसका परिणाम हमें परसों देखना पड़ा जब वो ग्लेशियर टूटा। आज का दिन हलचल भरा दिन है, और आज का दिन बहुत सारे सवालों के उत्तर तलाशने का भी दिन है। हमारी सरकार समझदार है, बुद्धिमान है, लेकिन लोकसभा में आज दिखाई दिया कि असंवेदनशील भी है। आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने आंदोलनकारी किसानों का उपहास किया, वो देश के बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगा। प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है, हर वर्ग का प्रधानमंत्री होता है। अब प्रधानमंत्री अगर कहे कि कुछ लोग आंदोलन जीवी हो गए हैं, यानी वो किसान जो मेहनत करके अन्न पैदा करते हैं वो आंदोलन जीवी होगा, ये प्रधानमंत्री को कहना शोभा नहीं देता था। लेकिन किसानों ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। किसानों ने उसका एक ही जवाब दिया, हम भूख का व्यापार नहीं होने देंगे, और हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप एमएसपी के ऊपर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर कानून तो बनाइए। कानून इसलिए बनाइए क्योंकि उनका कहना है कि आपकी सरकार आज है, कल रहेगी, ईश्वर करे रहे, लेकिन मान लीजिए न रही तो, मान लीजिए कोई दूसरा प्रधानमंत्री आया, उसने कहा कि हम इस मौखिक आदेश को नहीं मानते एमएसपी के, तो आप कानून बना दीजिए। और कानून न बनाना ही किसानों के मन में संदेह पैदा कर रहा है। आज मैंने देखा देश में हर जगह औरतें और बच्चे इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। उनके सोशल मीडिया पे तो वीडियो हैं, लेकिन हमारी जो समाचारों के चैनल हैं उनके लिए इन खबरों का कोई महत्व नहीं, कोई महत्व नहीं। उन्होंने ये कोशिश की कि ये सारी चीजें लोगों के पास तक न पहुंचे कि आंदोलन का समर्थन कहां कहां हो रहा है।
और आंदोलन का समर्थन विदेशों से हो रहा है, विध्वंसकारी नीतियां आयात हो रही हैं, उनके आधार पर किसान एक एक देश विरोधी साजिश के तहत जो काम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे टूल किट हैं जो लोगों को सलाह दे रहे हैं। अब ये किसको समझाते हैं? आज के जमाने में सूचना के साधन अपरंपार हैं। सिर्फ विदेशी रेडियो चैनल ही नहीं है, विदेशी समाचार एजेंसियां ही नहीं है, अपने देश की हैं। और आज मैं आपको अपने इस शो में सावधान करना चाहता हूं कि आज एक वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह हमारे प्रोग्राम में आए थे। उन्होंने ये कहा कि हम अपने यहाँ कह रहे हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो रही है, और उसका वो बताते हैं कि किस तरीके से शेयर मार्केट ऊपर भाग रहा है। दूसरी तरफ उन्होंने विदेशी विशेषज्ञों का हवाला देते हुए एक ऑक्सन नाम की संस्था का जिक्र किया कि उसने ये कोट किया है कि भारत में अगले 10 सालों में असमानता इतनी बढ़ जाएगी, 10 सालों में, कि भारत में सामाजिक शांति, सामाजिक व्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी। वो ये कह रहे हैं दूसरे शब्दों में कि भारत में अगले 10 सालों में विद्रोह खड़ा हो जाएगा सारी चीजों के खिलाफ। और ये खबर इसलिए सही है क्योंकि हमारे यहाँ के मीडिया इसके बारे में कुछ नहीं दिखा रहे हैं। अब तो ये लगता है कि जिस चीज को हमारा मीडिया नहीं दिखाता है, हमें मान लेना चाहिए कि ये उसके विपरीत स्थिति जो वो दिखाता है वो स्थिति है ही नहीं। क्योंकि हम सवेरे से देख रहे थे कि टीवी चैनल ये प्रोपोगेट करने में लगे हुए हैं कि अब आंदोलन खत्म हो गया, आज प्रधानमंत्री भाषण देंगे, किसानों के लिए जो वो कहेंगे उसका मतलब ये होगा कि आंदोलन खंड खंड हो गया और नेताओं में तो फूट पड़ गई। ये उनका मानना है। सवेरे से प्रचार कर रहे हैं। और 2-3 चैनल तो ऐसे हैं, चैनल समूह जिनके पास 20-20, 18-18 रीजनल चैनल्स हैं, वो सारे इस अभियान में लग गए हैं कि लोगों को ये बताएं कि किसानों का आंदोलन देशव्यापी नहीं है, ये कुछ किसान हैं जो आंदोलन कर रहे हैं। अब यहां पर सवाल उठता है कि अगर कुछ किसान हैं तो आप क्यों नहीं अपने किसानों का एक आंदोलन करते हैं? और आज मैंने एक सवाल उठाया जो आपसे भी मैं शेयर कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी कितनी डरी हुई। मैं जब भारतीय जनता पार्टी कहता हूं तो देश के उस नागरिक के नाते कह रहा हूं जिसका शासन देश पर है, जो 135 करोड़ लोगों के भाग्य का फैसला कर रही है। चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जो सरकार में वो फैसला कर रहे हैं, पर वो फैसला जो कर रहे हैं वो उसका एक पैमाना आपको बताता हूं। उन्होंने अपने सांसदों से कहा कि कृषि कानूनों का महत्व और बजट का में जो उन्होंने दिया है जिससे देश में खुशहाली आएगी, उस बजट की प्रशंसा और किसान जिस कानून का विरोध कर रहे हैं तीनों का इसके बारे में सत्य बताने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सारे सांसद प्रचार करें। हमने सोचा जब ये फैसला आया कि वो गांव-गांव जाएंगे, अपने वोटरों के पास जाएंगे जिन्होंने उन्हें वोट दिया है, और वहां जाकर वे उन्हें समझाएंगे। लेकिन नहीं, नेतृत्व जानता है लोगों के बीच में उन्हें लेकर के कितनी उत्सुकता है, उनकी कितनी प्रशंसा है, इसलिए उसने सबसे कहा कि ना 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 ना, लोगों के बीच में मत जाओ, आप तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस के द्वारा जनता से संवाद करो। ध्यान दीजिए, प्रेस के द्वारा जनता को समझाने की कोशिश करो। अब अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी ही ज्यादा कॉन्फिडेंस में होती कि जो हुआ है उसका देश में समर्थन हो रहा है, या जो उसके नेता कह रहे हैं, या टेलीविजन चैनल कह रहे हैं कि सारा देश इन कानूनों के पक्ष में है, सिर्फ कुछ लोग इसके खिलाफ हैं, तो वो गांव-गांव जाते हैं, गांव में जाके किसानों से बात करते। एक भी सांसद गांव में जाने के लिए तैयार नहीं है। ये तो है भारतीय जनता पार्टी के कॉन्फिडेंस का, आत्मविश्वास का स्तर। उसका ये आत्मविश्वास कि उसने जो किया है वो सही किया है, वो गांव के भीतर नहीं जा रहे हैं। उन्हें अपने समर्थक किसानों की रैली करनी चाहिए,
जिले जिले में रैली करनी चाहिए, इसलिए रैली करनी करनी चाहिए ताकि वो देश को बता सकें कि लोग इन कानूनों के समर्थन में हैं और एमएसपी को वो नहीं चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। और इसके विपरीत पूरे देश में गांव गांव में, मैंने कल आपसे कहा था कि पंचायतें हो रही, आज एक नई स्थिति आई कि महिलाएं उस जगह को ले रही हैं जो उनके पुरुष जिसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। महिलाओं का बड़ा जत्था आज टीकरी बॉर्डर पर आया, महिलाओं का बड़ा जत्था आज सिंघू बॉर्डर पर आया, बच्चे आए वहां पर और वहां पर वो प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। हमारे जो देश के स्वनाम धन्य दरबारी चैनल हैं वो इसे नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन गांव गांव से लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। और किसान नेताओं ने इस बात को साफ किया कि हम एक हैं, हम एक हैं, हम सारे देश में अब आंदोलन की तैयारी करेंगे, अपने खेतों का काम भी करेंगे। महिलाएं उनसे कह रही हैं कि तुम बॉर्डर पर हो, लेकिन वो महिलाएं एक घर में जहां 2 या 3 या 4 महिलाएं हैं, उनमें से एक एक दो दो महिलाएं बॉर्डर की तरफ आ रही, उनके साथ बच्चे भी आ रहे हैं। जिस आंदोलन में महिलाएं और बच्चे शामिल हो जाएं, उस आंदोलन के बारे में सीधा कहा जा सकता है कि जन आंदोलन है। और इतना बड़ा जन आंदोलन जो विश्व में कहीं आज तक हुआ नहीं, इतना शांतिपूर्ण आंदोलन जितना कहीं हुआ नहीं, और हिंदुस्तान में भी कभी नहीं हुआ। बापू का नाम बड़े बड़े आंदोलनों के लिए जाना जाता है, लेकिन एक साथ इतना बड़ा आंदोलन इतने दिनों तक बिना किसी चुरमुर के बापू का आंदोलन भी नहीं हुआ। कांग्रेस में उसको लेकर के, आंदोलनों को लेकर के बहुत सहमति का स्वर नहीं उठता था आजादी के दिनों में, लेकिन बापू उसको संभाल लेते थे। आज हमारे बीच में या किसानों के बीच में कोई गांधी नहीं है, इन किसानों के बीच में कोई बौद्धिक शक्ति नाम की चीज नहीं है। ये गांव के सीधे साधे अपनी जिंदगी से, अपनी तकलीफों से, अपनी परेशानियों से सीख लेने वाले किसान शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हैं, शांतिपूर्ण ढंग से, और बिल्कुल उत्तेजना की भाषा नहीं है, गाली नहीं है, कोई भी ऐसा भ्रामक वादा नहीं है या भ्रामक बयान नहीं है जिससे लगे कि ये इस चीज को नहीं समझते। बहुत सौम्य भाषा, सीधी भाषा, सीधे बोल रहे हैं कि भूख का व्यापार नहीं करने देंगे। अगर भूख का व्यापार होगा तो जैसे आज बैरिकेडिंग हो रही है, उस समय भी अनाज की बैरिकेडिंग होगी, अनाज तिजोरी में रखा जाने वाला हो जाएगा और किसानों को बड़े महंगे दामों के ऊपर खरीदना पड़ेगा। शंकाएं तो हैं, हम लगातार उन शंकाओं को उठा रहे हैं। शंकाएं तो यही है ना कि आपने जमाखोरी के लिए छूट दे दी, आप क्यों एमएसपी के ऊपर कानून नहीं बना रहे हैं। सरकार कह रही है कि ये सब बेकार के सवाल है, इन सवालों को मत उठाओ। देश के लिए ये किसान कानून, तीनों कानून बहुत आवश्यक है, उससे देश की दशा और दिशा बदल जाएगी। अब किसानों की समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें। किनकी समझ में आ रहा है? जो लोग शेयर मार्केट में हैं, जो लोग पैसा बनाते हैं, नकली तेजी दिखा करके, नकली सेंसेक्स बना करके पैसा बनाते हैं, उसका किसानों की खुशहाली से या देश की खुशहाली से या देश के इंफ्रास्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर तो वैसा का वैसा ही है, खराब सड़कें हैं, पीने का पानी नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, स्कूल नहीं है, कुछ भी बुनियादी चीजें, सड़कें नहीं है, गांव से और हाईवे को जोड़ने वाली सड़कें नहीं है, गांव से जिला हेडक्वार्टर तक जाने वाली सही सड़कें नहीं है। बहुत सारे प्रदेशों में तो सड़क है कि गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है, यही पता नहीं चलता। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि किसानों के लिए ये शेयर मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है कि देश में खुशहाली आ गई, ये उनके लिए जा रहा है जो देश की संपत्ति विदेश में भेजना चाहते हैं शेयर मार्केट के जरिए से, और वही हो रहा है। हमारा पैसा विदेशों में जा रहा है, हमारा पैसा
दुनिया के बहुत सारे बैंकों में जा रहा है, हम खोखले हो रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार हमसे कह रही है कि नहीं, हम खुशहाल हो रहे हैं, हम खुशहाल हो रहे हैं, सारी दुनिया हम में हमारा डंका बज रहा है। अब अगर आप ये कहते हैं तो आप भले ही मान लीजिए, लेकिन देश के लोग तो नहीं मान रहे हैं। और मैं एक सवाल और आपसे जानना चाहता हूं कि हमारे देश की सरकार के ऊपर क्या सचमुच लोगों का विश्वास हिल गया है, या हमारी सरकार का देश के लोगों के ऊपर से विश्वास हिल गया है? दोनों में से कोई तो स्थिति है। अगर विश्वास हिल गया है तो ये विश्वास बहाली कैसे होगी? क्योंकि सरकार के हर कदम के ऊपर सवाल उठते हैं। अगर एक पैमाना, प्रधानमंत्री जी के शब्दों में, सोशल मीडिया एक पैमाना है लोगों के सोचने का। अगर सोशल मीडिया को देखें तो हम पाएंगे कि वो लोग जो ट्रोल आर्मी के मेंबर हैं, पेड मेंबर हैं, पार्टियों के आईटी सेल हैं, आईटी सेल होते ही एक विशेष पार्टी का नाम ध्यान आ जाता है, सारे देश के लोग जानते हैं कि आईटी सेल किस पार्टी के पास है। 35,000 30,000 रुपए तनख्वाह देने वाले लगभग 5,000 लोग एक साथ, 7,000 लोग एक जगह बैठे हैं, हर स्टेट में बैठे हैं, और वो उनके ऊपर नजर रखते हैं कि कौन भाषा बोल रहा है जो सरकार को पसंद नहीं है। उसको फौरन सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे फौरन उनके कमेंट आने लगते हैं। अब तो मैंने देखा यूट्यूब पे भी कमेंट आ रहे हैं, और जो कमेंट आ रहे हैं बहुत मजेदार है, क्योंकि एक अब गाली देता है, 5 उसके गाली का जवाब उसी को देते हैं। यानी जनता जनता इन ट्रोलर्स के खिलाफ, इन आईटी सेल के लोगों के खिलाफ खड़ी हो रही है। आप जो सिर्फ उसे दिखाते हैं अपने आकाओं को कि जिसे आपने अपनी तरफ से गाली नुमा भाषा में सजा करके उस आदमी के ऊपर पोस्ट किया है, लेकिन आप उस चीज को कभी नहीं समझते कि ये कितना खतरनाक आप कर रहे हैं। अब एक अच्छा काम कर रहे हैं, इससे आप जनता के बीच में खुद अपने विरोधी, अपने समर्थक खड़ा कर रहे हैं। कीजिए, आपकी मर्जी है, पर सोशल मीडिया को आप उस जगह मत ले जाइए दबाव में जहां से सोशल मीडिया अपनी साख शून्य कर बैठे। परसों हमारे यहां से इसी लाउड इंडिया टीवी पर एक वीडियो पोस्ट हुआ, जिस वीडियो में हमने सिर्फ ये समझाने की कोशिश की ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है क्या। वीडियो चल रहा था, वॉइस ओवर चल रही थी, और बहुत छोटा वीडियो था, 3 या 4 मिनट का, कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है क्या। 1 घंटे के बाद देखा कि यूट्यूब ने अपने आप उस वीडियो को हटा दिया। क्यों हटा दिया, कुछ कारण नहीं पता, लेकिन ये वेमन से बढ़ाने वाला वीडियो है, कुछ इस तरीके की आवाज हमारे कानों में आई। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आप लोगों को बताएंगे नहीं, आप लोगों से कहेंगे कि आपके हित में है, और हम अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का असली मतलब देश के लोगों को या किसानों को बताना चाहें या उसका विश्लेषण करना, आप कह दीजिए ना ये गलत बोल रहे हो, आप किसानों को बरगला रहे हो, लेकिन वो नहीं, हम सीधे ही खत्म कर देंगे। और नतीजा ये है कि फेसबुक ने तो कमाल कर दिया है। फेसबुक ने तो हमारे जितने जो हम आपसे बात कर रहे हैं यूट्यूब पर और फेसबुक पर यही जा रहा है, लेकिन फेसबुक उसको वाइप आउट कर रहा है। जो लोग देख रहे हैं उनके नाम हटा रहा है ऑटोमेटिकली। हमें कारण समझ में आता है कि श्री मुकेश अंबानी उसके मालिक हैं हिंदुस्तान में, उन्होंने इसके ऊपर 1.5 लाख करोड़ रुपया कमाया है फेसबुक से, जुकरबर्ग से, और वो सरकार के पक्ष में तेजी के साथ प्रचार करने के लिए फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं। यूट्यूब सरकार के दबाव में काम कर रहा है, ऐसा मानना चाहिए। हालांकि यूट्यूब जैसी संस्था किसी सरकार के दबाव में काम करे तो वो शायद इसलिए कर रही है कि अगर वो नहीं करेंगे तो यहाँ जो उनके लोग हैं वो अरेस्ट हो जाएंगे, उन्हें निकाल दिया जाएगा यहाँ से, उनका वीजा खत्म कर दिया जाएगा। अगर बाहर का कोई प्रतिनिधि है यहाँ और यहाँ का अगर कोई है तो उसको उस पर दबाव डाला जाएगा कि आप यूट्यूब का ऑपरेशन रोक दो। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि ये सारी चीजें ये बताती हैं कि जो सत्ता में लोग हैं वो कहीं थोड़े से घबराए हुए हैं। इसलिए हो सकता है कि वो सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की चीजें बिल्कुल आने से रोक दें, ये खतरा है। लेकिन
इस खतरे से आप देश के लोगों को अगर डराना चाहते हैं तो देश के लोग नहीं डरेंगे। मैं हर बार एक चीज याद करता हूं कि ये देश, इस देश का 5000 सालों का लिखित इतिहास है। उन 5000 सालों में 8000 ने 3000 सालों की का इतिहास जुबानी है। एक पीढ़ी से दूसरी की पीढ़ी इस मुंह जबानी लोग याद करते थे और वो उपलब्ध है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो इतिहास हमें कहीं पर भी एक दूसरे को तोड़ता हुआ नजर नहीं आता है, सभ्यता को बर्बाद करता हुआ नजर नहीं आता, सभ्यता को रिच करता हुआ नजर आता है। चाहे जितने काल आए हैं इतने सालों में, बहुत सारी घटनाएं दुनिया में हुई, बहुत सारे महापुरुष पैदा हुए, पैगंबर पैदा हुए, अच्छे लोग पैदा हुए, बुरे लोग भी पैदा हुए, लेकिन किसी ने समाज को बर्बाद करने की योजना नहीं बनाई, और जिसने बनाई उसे फिर समाज ने ही इतिहास में से गायब कर दिया, उसे के लिए प्रशंसा के शब्द नहीं दिए। अब आज अगर हम चाहें, कोई चाहे कि इस देश की उस परंपरा को, उस आस्था को, उस सनातन आस्था को, धर्मों में एक दूसरे के प्रति दिखाए गए प्यार को अगर बर्बाद करना चाहता है तो शायद हो नहीं पाएगा। वो चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्रोल आर्मी हो, नहीं बर्बाद हो सकता है। थोड़ा बहुत दंगा फसाद हो सकता है, वो तो ऐसे ही चलते हुए हम नीचे उतरते हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत सारे लोगों को बीमारी से उनकी डेथ हो जाती है, तो ये एक्सीडेंट है। पर एक समाज को बिगाड़ना बनाना इन लोगों के बस में नहीं है। इसीलिए, और ये बात देश के बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि जो इतिहास बनाने की कोशिश करता है, इतिहास उसे बहुत खूबसूरती से याद नहीं करता। मैं ये तो नहीं कहता कि इतिहास उसे मिटा देता है, पर हाँ, इतिहास उसका साथ नहीं देता। अब इस चीज को कोई कैसे रोकेगा कि सारे देश में लोग सन्नद्ध हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, किसानों का पक्ष लेने के लिए विद्यार्थी तैयार हैं। और कल भी मैंने बताया, आज भी कम से कम 11-12 सभाएं हुई। कल कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ी किसान पंचायत, किसानों को आज सरकार का प्रस्ताव मान लेना चाहिए था, टूट जाना चाहिए था, क्योंकि अलग अलग नियम चलने